नमस्कार दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने कल वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि कनाडा के अंदर रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान यानी खालिस्तान की एम्बेसी की स्थापना हो चुकी है। और एम्बेसी कोई भी है तब होती है जब उस देश का कोई अस्तित्व हो। तो जब एम्बेसी खुली है तो एक तरह से ये लगा लीजिए कि कनाडा ने उसको मान्यता भी दे दी है। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से कनाडा की सरकार ने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन जो एम्बेसी खुली है उसमें ये रिपोर्ट आ रही है कि कनाडा की सरकार ने फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया है उस एम्बेसी को बनाने में, और अपना एक तरह से मुख्य समर्थन दिया है। और भारत की जो एम्बेसडर थे उन्होंने इस चीज का विरोध किया तो उन्होंने उसके विरोध को दरकिनार कर दिया। हालांकि कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, लेकिन कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि कनाडा की सरकार का जो पूरा समर्थन है वो उस रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान और उसकी एम्बेसी के साथ है। तो कल मैंने कहा था दोस्तों कि मोदी जी को इसके ऊपर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मोदी जी ने इस चीज के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद भारत सरकार ये सोचती है कि विदेशों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है, भारत में तो इसका प्रभाव पड़ता नहीं। अब विदेशों में कोई आदमी एक ऑफिस खोल लेता है तो क्या फर्क पड़ता है, और इसका असर तब तक नहीं होगा जब तक कि भारत में उसके सपोर्टर है नहीं, सपोर्टर ना हो। और हमें हमें भी ऐसा लगता है, सरकार को भी ऐसा लगता है कि खालिस्तान के जो समर्थक है सिख कम्युनिटी में वो भारत के अंदर नहीं है। खैर दोस्तों, लेकिन अब ये तो था भारत सरकार की प्रतिक्रिया की बात। तो अब दोस्तों आज हम इस चीज के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर ये खालिस्तान शब्द आया कहाँ से, और खालिस्तान की प्रक्रिया क्या है, और कब से शुरुआत हुई थी, आने वाले टाइम में इसके किस अंजाम की संभावना है। तो इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा दोस्तों। वैसे तो खालिस्तान का जो शब्द है दोस्तों वो 40 के दशक में ही आ चुका था, और उसके बाद खालिस्तान शब्द का आया था, उसकी कोई मांग नहीं थी खालिस्तान की किसी तरह की। हाँ, बाद में ये सिखिस्तान शब्द की जरूर मांग हुई थी। सिखिस्तान की धर्म और लैंग्वेज के आधार पर ये प्रस्ताव किया था कि सिखों की अलग लैंग्वेज भी अलग है, उनका धर्म भी अलग है, इसलिए सिखिस्तान नाम का एक अलग से देश बनाया जाए, अलग से राज्य बनाया जाए। लेकिन उस मांग को नहीं माना गया तो वो मामला हो गया ठंडा। तो दोस्तों अब फिर दोबारा से जो उसकी शुरुआत हुई थी वो 1973 से हुई थी। तो 1973 में पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की सरकार थी, तो उन्होंने एक आनंद साहब में एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में उन्होंने पंजाब को ज्यादा स्वायत्ता देने की मांग की, और उन्होंने ये कहा कि पूरे जो अधिकार हैं वो पंजाब सरकार के पास होना चाहिए, और केंद्र सरकार के पास जो अधिकार है वो विदेशी मामले, रक्षा, मुद्रा और संचार और ये इस तरह के जो मामले हैं ना वो मामले हो केंद्र सरकार के पास, और बाकी के जितने भी मामले हैं वो सारे के सारे पंजाब के पास होने चाहिए। यानी एक तरह से वो विशेष राज्य का दर्जा चाह रहे थे, जैसे जम्मू और कश्मीर में दिया हुआ था जवाहरलाल नेहरू ने विशेष राज्य का दर्जा, ऐसे ही वो चाह रहे थे। तो लेकिन उसमें भी ये नहीं था कि हम अलग राष्ट्र ही अलग बनेंगे और इसमें ए टू जेड सारी की सारी हमारी, वो ऐसा कुछ नहीं था। उसमें भी केंद्र सरकार के अधीन ही वो अपनी अलग से स्वायत्ता चाह रहे थे। खैर दोस्तों, लेकिन जो ये शिरोमणि अकाली दल की सरकार है, ये इनकी जो सोच थी ये कुछ पहले से ही थी, और इसी चीज को देखते हुए इंदिरा गांधी ने जरनैल सिंह भिंडरावाले को समर्थन दे दिया था, यानी एक तरह से उनको सपोर्ट किया था। और जो जरनैल सिंह भिंडरावाले वो पहले तो दमदमी टकसाल है उसके सदस्य बने, और फिर बाद में वो उसके प्रमुख भी बन गए थे। लेकिन दोस्तों भिंडरावाले के जो अनुयायी थे ना, उन्होंने पता नहीं क्यों कैसे हथियार उठा लिए, और एक तरह से आतंकवाद का या उग्रवाद की शुरुआत हुई, और वो चीज कंट्रोल से बाहर होती गई। तो 1984 में इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया। लेकिन जब ऑपरेशन ब्लू स्टार किया तो उसमें जब सेनाओं ने इसको स्वर्ण मंदिर को घेरा, तो उस टाइम भिंडरावाले ने ये कहा था, उससे पहले जरनैल सिंह भिंडरावाले ने खालिस्तान की कोई भी डिमांड नहीं की थी, कोई अलग देश की मांग नहीं की थी, कोई अलग राज्य की मांग नहीं की थी। लेकिन जब सेनाओं ने घेरा तब जरनैल सिंह भिंडरावाले ने ये कहा था कि अगर मेरे ऊपर किसी तरह का कोई भी हमला होता है या सैनिक कार्रवाई होती है तो मेरे ऊपर किया गया ये हमला खालिस्तान की नींव रखेगा। ये जरूर कहा था जनरल सिंह भिंडरावाले ने, वो भी उस टाइम जब सेनाओं ने स्वर्ण मंदिर को घेर लिया था। खैर दोस्तों, उसके बाद 1990 तक के जो ये खालिस्तान की मूवमेंट थी ना, ये लगभग कमजोर कर दी थी सैन्य कार्रवाई से, पुलिस कार्रवाई से,
और वो मतलब जो मामला था उग्रवाद का वो भी शांत हो गया था और ये मामला हो गया था खत्म। लेकिन जो उसके मुख्य जो मांग करता थे या वो थे, वो धीरे धीरे विदेशों में चले गए। ज्यादातर तो कनाडा में चले गए, कुछ यूके में, कुछ यूएसए में, और वहां से वो अपने मूवमेंट को या अपनी मांग को करते रहे। तो उसी के तहत बीच बीच में छिटपुट घटनाएं भी होती रही। लेकिन अब जो दोस्तों कनाडा के अंदर मैंने बताया था, कनाडा का एक सरे शहर है, उसके अंदर जो गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे के अंदर उन्होंने अलग से ऑफिस बना लिया रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान के नाम से, और अलग से उन्होंने अपनी एम्बेसी भी स्थापित कर लिया है। और इनडायरेक्ट रूप से कनाडा सरकार का उस एम्बेसी को और उस रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान नाम के जो देश की उन्होंने अपनी नींव रखी या जो भी किया उसको पूरा समर्थन है। तो इसी बारे में मैंने कल कहा था कि भारत सरकार को इसके ऊपर वो करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसलिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जब भारत के अंदर इस प्रकार के ऑफिस होगा, इस प्रकार की गतिविधि होगा, कोई असर ही नहीं है, तो सरकार ने भी शायद ये सोचा होगा कि क्यों इसको इतना ज्यादा बड़ा इशू बनाया जाए। अगर उससे एक सरे शहर में खुलता है या एक देश में खुलता है या दूसरे देश में, तो वो तो बाहर की गतिविधियां हैं, यहाँ से तो वो कंट्रोल कर ही सकते हैं, बाहर का कुछ फर्क पड़ता नहीं, शायद सरकार की यही सोच होगी। लेकिन दोस्तों जो भी है, खैर, अब अगर हम बात करते हैं कि आखिर खालिस्तान की स्थापना करके मिलेगा भी क्या और क्यों मिलेगा, और एक मिनट के लिए अगर हम कल्पना भी कर लें कि खालिस्तान का निर्माण कर भी दिया, पहली बात तो ये है कि ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? कि भारत की जो सिख कम्युनिटी है ना, वो खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करती। बस ये आधा परसेंट या 1% तो आदमी होंगे जो खालिस्तान की वो कर रहे हैं, लेकिन बाकी की जो 99% कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी, वो खालिस्तान की समर्थक नहीं है। और सिर्फ यही वजह है कि खालिस्तान की मूवमेंट है वो आगे नहीं बढ़ पा रही। और जो विदेशों में रह रहे हैं, विदेशों में उसकी फ्रीडम है, बोलने की जो फ्रीडम है या और कुछ भी, या फिर राजनीतिक मजबूरियां लगा ले, वोट की मजबूरियां लगा ले, वो सरकार उन लोगों का समर्थन कर देती है, हालांकि वो भी जानती है कि इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों अब मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए, कल्पना कर लेते हैं कि खालिस्तान देश का निर्माण हो भी गया, तो एक चीज बताइए, आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो 5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ने लग रही है, और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ देश बढ़ने लग रहा है। इतने संसाधन हैं, इतने ज्यादा स्थापित देश है, और विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ने लग रहा है। जब वो देश जिसके पास इतने ज्यादा संसाधन है, वो अपने नागरिकों को रोजगार नहीं दे पा रहा है, रोड का निर्माण नहीं करवा पा रहा है, और दूसरी सुविधाएं वो नहीं दे पा रहा है, लोगों की गरीबी को दूर नहीं कर पा रहा, यानी उनकी जरूरतों को पूरा कर ही नहीं पा रहा, इतना बड़ा देश होते हुए, जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास पैसा है, संसाधन है, मिलिट्री है, आर्मी है, हर डिपार्टमेंट, सब कुछ है जिसके पास, और वो जब अपने नागरिकों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा, तो एक नया देश वो कैसे जरूरतों को पूरा कर पाएगा जिसके पास कुछ भी ना हो। आपने ये अफगानिस्तान का मामला नहीं देखा? अफगानिस्तान में सरकार थी पहले, अफगानिस्तानी गवर्नमेंट थी, उसको तालिबान ने उखाड़ दिया। तो उसको तालिबान ने उखाड़ने के बाद आज वहां लोगों की क्या हालत है, क्या ये दिखाई नहीं दे रही? लोगों के पास रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, खाने के लिए उनके पास अनाज नहीं है, कुछ भी नहीं है, भूखमरी वहां पर फैलने लग रही है। तो क्या जो खालिस्तान के समर्थक हैं, क्या उनको ये नहीं होगा कि कहाँ से इतना कुछ लाएंगे, सरकार कैसे उनकी जरूरतों को पूरा करेगी, कैसे रोजगार देगी? अब मान लीजिए वो थोड़ा बहुत रोजगार या उसको दे भी देगी, तो ये जो सिस्टम होता है ना नए देश का या उसका, वो मुट्ठी भर लोगों को ही उसका बेनिफिट होता है। वो किसी भी देश में लगा लीजिए, चाहे वो डिक्टेटरशिप में लगा लीजिए या डेमोक्रेटिक उसमें लगा लीजिए, जो उस देश के राज करने वाली पार्टी होती है या विपक्ष की होती है, उसके जो टॉप के जो नेता होते हैं, उनको तो सारे बेनिफिट होता है, लेकिन आम आदमी के लिए वो कुछ नहीं करते। और अगर खालिस्तान की भी कोई किसी तरह की अवधारणा होती है, तो उसमें जो आज इस मूवमेंट को चला रहे हैं, जो आज उसके टॉप लीडरशिप कहिए या टॉप कार्यकर्ता कहिए या कुछ भी कहिए, उनको तो बेनिफिट रहेगा, लेकिन आम जनता को कुछ भी नहीं मिल पाएगा। जब आम जनता को वहां भी नहीं मिल पा रहा और यहाँ भी नहीं मिल पा रहा, तो क्यों एक अलग देश की अवधारणा, ये समझ नहीं पा रहा, क्यों डिमांड कर रहे हैं और क्यों समर्थन कर रहे हैं लोग एक अलग देश की स्थापना की जाए? आखिर ऐसी कौन सी बात है कि जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं वो भारत को अपनी मातृभूमि या अपना देश नहीं मान रहे? क्यों नहीं मान रहे? जबकि जो जिस देश में पैदा होता है उसकी जन्मभूमि तो उसका अपना देश है। जब यहाँ पैदा होके भी उनको इस देश से लगाव नहीं है, तो एक अलग
नाम बदलने से उनको कैसे लगाव हो जाएगा, कैसे ज़रूरतें पूरी हो जाएगी उनकी। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता दोस्तों कि खालिस्तान की जो अवधारणा है वो कभी कामयाब भी होगी, और कोई भी चीज़ वो कामयाब तब होती है जब जनता से जुड़ा हुआ वो मुद्दा हो, जनता उसका समर्थन करे। 1% जनता अगर जिस चीज़ का समर्थन करती हो, 99% उसका विरोध करती हो या उसके समर्थन में नहीं हो, वो चीज़ कामयाब नहीं हो सकती। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में कभी भी खालिस्तान नाम का कोई देश बन पाएगा। ये मेरा आकलन है दोस्तों, बाकी भविष्य में क्या होता है, कैसे होता है, ये भविष्य जाने। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर इससे ज़्यादा कुछ कहने के लिए और कोई है भी नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरी बात सही है तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मैं गलत सोच रहा हूँ तो भी कमेंट करें, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और चलते-चलते एक निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।